REITs up to 15% annual returns, real estate investing for beginners। यार जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, एक एसेट क्लास है जिसका नाम सबकी जुबान पर होता है, रियल एस्टेट। हम सबने अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से सुना है कि बेटा एक प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कुछ साल पहले तक अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होता था तो आपको लाखों या करोड़ों रुपए लेके इन्वेस्ट करना पड़ता था। बट अब टाइम बदल गया है। करीब 3 से 4 साल पहले सेबी ने इंडिया में एक नया इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जिसका नाम है रीट्स। अब ये रीट्स क्या है, इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना रिटर्न मिल सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। मैंने इस टॉपिक पे काफी डीप रिसर्च की है एंड आई प्रॉमिस अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको रीट्स को लेके पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, व्हाई इज एवरीवन ऑब्सेस्ड विद रियल एस्टेट। सबसे पहले ये समझते हैं कि रियल एस्टेट इतना अट्रैक्टिव है क्यों। इसके दो मेन रीजंस है। फर्स्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब प्रॉपर्टी के दाम का बढ़ना। हमने देखा है कि कैसे टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज में प्रॉपर्टीज की प्राइस पिछले 10 से 15 सालों में मल्टीफोल्ड बढ़े हैं। सेकेंड, रेंटल इनकम। ये आपकी पैसिव इनकम का एक स्टेडी सोर्स बन जाता है। आप दुनिया के किसी भी वेल्दी इंसान के पोर्टफोलियो उठा के देख लो, आपको उसमें एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट का जरूर मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, टिकट साइज। हर कोई 50 लाख या 1 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि लोन लेके इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि इन्वेस्टिंग के लिए लोन लेना आमतौर पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि जो आप लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे वो आपके पोटेंशियल रिटर्न्स को काफी हद तक कम कर देगा। तो आम इन्वेस्टर के लिए क्या सोल्यूशन है? यहीं पे कमर्शियल रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। हम सबको पता है कि फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स, वेयर हाउसेज, रेजिडेंशियल से बेटर रिटर्न्स दे सकता है। बट कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी कॉम्प्लिकेशन का सोल्यूशन है रीट्स। पार्ट 2, तो आखिर ये रीट्स हैं क्या? चलिए इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े से मॉल में एक छोटी सी दुकान खरीदना चाहते हैं। अब उस दुकान को मैनेज करने में कितने झंझट हैं। सही टेनेंट ढूंढना, टाइम पे रेंट कलेक्ट करना, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करवाना, सारे पेपर वर्क और टैक्सेस हैंडल करना, और ये भी इंश्योर करना कि दुकान ज्यादातर टाइम खाली ना रहे, यानी फिल रेट अच्छा हो। इट साउंड्स लाइक अ फुल टाइम जॉब, राइट? अब इमेजिन कीजिए कि आपको उस एक दुकान के बदले उस पूरे मॉल का और उसके जैसे 10 और बड़े बड़े ऑफिस पार्क्स का एक छोटा सा हिस्सा, फ्रैक्शन, खरीदने का मौका मिल जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ रीट डज। जब आप एक रीट खरीदते हैं तो आप इसेंशियली एक पूरे पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं। इससे आपका रिस्क भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। रीट्स से आपको दो तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट, डिविडेंड्स। जितना भी रेंटल कलेक्शन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा, एज पर सेबी, कलेक्शंस का मिनिमम 90% यूनिट होल्डर्स को एज डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये यूजुअली साल का 4 से 7% तक हो सकता है। सेकेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे जैसे उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपके रीट यूनिट का प्राइस भी बढ़ता है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की नैव की तरह। और सबसे बड़ा बेनिफिट, लिक्विडिटी। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उससे जब चाहे तब बेच नहीं सकते, बट रीट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। आप उन्हें बिल्कुल एक शेयर या म्यूचुअल फंड की तरह ट्रेडिंग आवर्स में कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया में सारे रीट सेबी रेगुलेटेड है। इनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जैसे कि मिनिमम 80% पैसा रेडी टू मूव इन कंप्लीटेड कमर्शियल बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना होगा। बाकी का 20% थोड़ा रिस्कियर प्रोजेक्ट्स लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड मिनिमम 90% ऑफ द कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिट होल्डर में एज डिविडेंड बताना ही पड़ेगा। ये रूल्स इसको काफी सेफ बना देते हैं, नॉट फ्रॉम अ रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट गेटिंग स्कैम्ड। पार्ट 3, चलो एक एक्चुअल लिस्टेड रीट को देखते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए इंडिया के सबसे पहले लिस्टेड रीट का एग्जांपल लेते हैं, एम्बेसी रीट। अब ये स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं है, मैं इसको सिंपल करके समझाती हूँ। स्पॉन्सर्स, ये वो बड़ी कंपनीज हैं जो रीट को शुरू करती हैं। एम्बेसी रीट के केस में ये हैं एम्बेसी ग्रुप और ब्लैकस्टोन, जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में से एक है। पब्लिक यूनिट होल्डर्स, ये आप और मेरे जैसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से इसके यूनिट्स खरीदते हैं। ट्रस्टी,
ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। यहाँ पे एक्सिस ट्रस्टी है जिसका काम है ये इंश्योर करना कि रीट का सारा काम यूनिट होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। मैनेजर, ये टीम रीट की प्रॉपर्टीज को डे टू डे बेसिस पे मैनेज करती है, टेनेंट्स लाना, रेंट कलेक्ट करना, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एम्बेसी रीट के नीचे कितनी सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं। एम्बेसी रीट इंडिया का पहला और एशिया के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रीट है। ये कंपनी 51 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया ओन और ऑपरेट करती है। इनके पोर्टफोलियो में 14 बड़े ऑफिस पार्क्स, 6 होटल्स और एक 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी है। इनकी प्रॉपर्टीज का 75% एसेट वैल्यू बैंगलोर में है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। पार्ट 4, हाउ टू एनालाइज अ रीट। कौन सा रीट अच्छा है? अब आपने ये तो समझ लिया कि रीट्स क्या हैं, बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा रीट अच्छा है? यार यहाँ पे आपके ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट वाले मेट्रिक्स जैसे पीई रेशो, ईपीएस ग्रोथ एक्सेट्रा काम नहीं आते। रीट्स को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पैरामीटर्स के साथ साथ हम सब लिस्टेड रीट्स को कंपेयर भी करेंगे। फर्स्ट, नैप, नेट एसेट वैल्यू। इसको आप रीट की बुक वैल्यू समझ सकते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल एसेट्स की मार्केट वैल्यू माइनस टोटल डेट। यानी कि रीट्स में जितने एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है माइनस उन प्रॉपर्टीज के ऊपर लोन कितना चल रहा है। नैव से आपको रीट की इंट्रिंसिक वैल्यू का एक आइडिया मिलता है। एज अ थंब रूल, अक्सर रीट्स अपने नैव से 10 से 15% डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडिया में 4 लिस्टेड रीट्स हैं एंड एज ऑफ 29 जुलाई एम्बेसी एंड ब्रुकफील्ड डिस्काउंट पे चल रहे हैं। माइंडस्पेस एंड नेक्सस थोड़े प्रीमियम पे चल रहे हैं। सेकंड, नेक्स्ट पैरामीटर इज वेल, वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। ये बताता है कि ऑन एवरेज एक प्रॉपर्टी के खाली होने में कितना टाइम बाकी है। जाहिर सी बात है, द हायर द बेटर। एक लंबा वेल जैसे 7 से 8 साल का मतलब है स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रेंटल इनकम फॉर द लॉन्ग टर्म। एम्बेसी और ब्रुकफील्ड 7.6 इयर्स के वेल के साथ काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इसका मतलब इनके कैश फ्लोज अगले 7.6 इयर्स तक काफी स्टेबल रहने की उम्मीद है। नेक्सस का वेल 5 साल है जो सबसे कम है। थर्ड, नेक्स्ट पैरामीटर इज ऑक्यूपेंसी रेट। ये बताता है कि रीट के पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज एरिया करेंटली टेनेंट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगेन, द हायर द बेटर। एक हाई ऑक्यूपेंसी रेट 90% से ऊपर स्टेबल कैश फ्लोज इंश्योर करता है। ऑक्यूपेंसी में नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट 97% के साथ क्लियर विनर है। इसके बाद माइंडस्पेस 91% पे है। एम्बेसी का ऑक्यूपेंसी 85% है जो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। फोर्थ, नेक्स्ट पैरामीटर इज डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड। जैसा मैंने पहले बताया, रीट्स को अपनी डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का 90% यूनिट होल्डर्स को देना पड़ता है। ये यील्ड बताता है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये गारंटेड नहीं होता, ये ट्रस्ट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ब्रुकफील्ड रीट 6.30% की यील्ड के साथ सबसे आगे है। अगर आपको रेगुलर इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा। फिफ्थ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लोन टू वैल्यू एलटीवी। ये रीट का लेवरेज या डेट लेवल बताता है। ये कंपनी के टोटल डेट को उसके एसेट की वैल्यू से कंपेयर करता है। यहाँ पे द लोअर द बेटर। कम डेट वाली कंपनी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है क्योंकि उनके ऊपर कम लोन चल रहा होता है। यहाँ पे माइंडस्पेस एंड नेक्सस का एलटीवी काफी कम दिख रहा है एट 17 एंड 19% रिस्पेक्टिवली। एम्बेसी का इन दोनों से काफी ज्यादा है at 29% and Brookfield is highest with 33% which shows some risk. 6. Diversification and sponsor quality. एक अच्छा रीट वो है जिसका पोर्टफोलियो अलग अलग शहरों और अलग अलग टेनेंट्स में डाइवर्सिफाइड हो। इससे ओवर सप्लाई और कंसेंट्रेशन का रिस्क कम होता है। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर जैसे ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड एक्सेट्रा ब्रांड रिकॉग्निशन, ट्रस्ट और अच्छी डील्स लाने में हेल्प करता है। If we compare all the listed REITs, तो एम्बेसी का पोर्टफोलियो प्रीडोमिनेंटली बैंगलोर फोकस्ड है 75%। वहीं माइंडस्पेस मुंबई और हैदराबाद में स्प्रेड है, ब्रुकफील्ड नॉर्थ इंडिया में और नेक्सस का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर रीट की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। कोई एक क्लियर विनर नहीं है। आपकी चॉइस आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगी। क्या आपको हाई यील्ड चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए या हाई ऑक्यूपेंसी चाहिए।
तो यार वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारी टीम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन रीड्स। तो चलो अब फाइनली देखते हैं कि आपको रीड्स में क्या कॉन्स हो सकते हैं। प्रोस तो आपको समझ आ ही गए होंगे। देयर आर टू मेजर कॉन्स। फर्स्ट, REITs will most probably not give you crazy returns like stock market. 100x, 200x is not a possibility. You can make decentish money if you combine REITs with emerging themes like hospitals, warehouses, etc. But in India, the pace at which rent increase will be broadly the pace at which you get your returns. Second, in the case of ownership of property, investors in REITs are not given the title of property ownership and they only receive trust units. Matlab, in short, just by investing in REITs, you don't become a part owner in the property. If you are okay with these two cons, you can definitely check out REITs. That's it. I hope इस वीडियो से आपको REITs के बारे में काफी क्लैरिटी मिल गई हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।